नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में 67वीं बीपीएससी मेंस की एक और कदम हम लोग बढ़ाते हुए आज हम लोग करने वाले हैं जैविक खेती, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर्गत आता है। इसे विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें हम लोग इसका परिचय, इसका उद्देश्य, आगत उठाए गए कदम राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, जैविक खेती की वर्तमान स्थिति क्या है, चुनौती, समाधान, सभी पर इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, ये ऐसी वीडियोस तभी हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं जब इसे आप सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप इसे सपोर्ट नहीं करते, इसे देखते नहीं हैं, तो आप खुद सोचिए कि इसको अपलोड करने से क्या फ़ायदा होगा। कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर सपोर्ट करें, ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं मेंस का हमारा आज का पहला टॉपिक, जैविक खेती। देखिए, कहता है वर्तमान में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए वर्ष 2002 में ISOF इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जारी किया गया। जैविक खेती के लिए ही वर्ष 2004 में NPOF जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना शुरू किया गया। वर्तमान में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। बात करें जैविक खेती की, तो पहले कुछ प्रमुख संस्थाएं स्थापित किए गए। उसके बाद उन संस्थाओं के रिकमेंडेशन से कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। तो की पॉइंट हमको ध्यान में रखते हुए फिर उसको डील करते चलना है। इससे क्या होगा कि चीज़ें याद रखने में आसानी होगी। की पॉइंट मुख्य बिंदु में केवल ध्यान में रखना है, उसके बाद उसको खुद से डील कर देना है। कहता है जैविक खेती का तात्पर्य प्राकृतिक अवशेषों का उपयोग करके की जाने वाली खेती है। वर्तमान में रासायनिक खेती के समस्या को दूर करने के लिए कार्बनिक व जैविक अवशेषों का उपयोग किया जा रहा है, ताकि रासायनिक खेती में जो भी केमिकल हम लोग यूज करते हैं उनका उपयोग कम से कम या ना के बराबर किया जा सके। जैविक खेती के मुख्य रूप से 3 रूप प्रचलित हैं। कौन कौन से 3 रूप हैं? तो एक है पहला शुद्ध जैविक खेती, शुद्ध जैविक खेती। दूसरा रूप है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, और तीसरा रूप है समेकित हरित क्रांति। देखते हैं 3 रूपों को। कहता है कि शुद्ध जैविक खेती के तहत ISOF भारतीय जैविक खेती मानक का पूर्ण रूप से पालन किया जाता है। जो शुद्ध जैविक खेती होता है उसमें केमिकल का यूज ही नहीं होता, और ISOF का जो मानक है, जो उसके क्राइटेरिया है, उसी का पालन करके खेती किया जाता है। कहता है इस कारण 2 प्रकार के आगतों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा? तो पहला है उर्वरक, दूसरा है कीटनाशक या खरपतवार नाशी। बात करो उर्वरकों की, तो कहता है फसल के अतिरिक्त पोषक तत्व की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उर्वरक का हम लोग प्रयोग करते हैं। फसलों को जो एक्स्ट्रा पोषक तत्व चाहिए वो देने के लिए हम लोग उर्वरक का यूज कर देते हैं। बात करें उर्वरक की, तो यह 3 प्रकार का होता है। एक है रासायनिक उर्वरक, दूसरा कार्बनिक, और तीसरा जैव उर्वरक। ध्यान रखना है यहाँ पर कि शुद्ध जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध जैविक खेती है उसमें जो क्राइटेरिया है ISOF का, उसमें रासायनिक उर्वरक की कोई चर्चा ही नहीं है। बात करें अगर कीटनाशी खरपतवार की, तो यह भी 3 प्रकार का होता है, रासायनिक, कार्बनिक एवं जैविक। और शुद्ध जैविक खेती में भी हम लोग रासायनिक का प्रयोग कर ही नहीं सकते। ठीक है, रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। बात करें कुछ महत्वपूर्ण या काफ़ी प्रचलित रासायनिक कीटनाशी की, तो इंडोसल्फान, DDT, एल्ड्रिन, ये सब क्या है? रासायनिक कीटनाशी है। चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं शुद्ध जैविक खेती की, तो इसमें जो उर्वरक थे उनमें हम लोगों ने देखा था कि रासायनिक का तो हम लोग प्रयोग करेंगे नहीं, तो कार्बनिक और जैविक उर्वरक का प्रयोग करते हैं। बात करें कार्बनिक उर्वरक की, तो
कार्बनिक उर्वरक के रूप में पशु एवं पौधे के अवशेषों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कार्बनिक उर्वरक में देखें अगर आप तो गोबर, केंचुआ खाद, बायोमास, ढैंचा इत्यादि, ये सब कार्बनिक उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है शुद्ध जैविक खेती के अंतर्गत। वहीं अगर जैविक उर्वरक की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जैसे राइजोबियम, माइकोराइजा, एजोला, नीलहरित शैवाल आदि। ये सब क्या हैं? ये सब जैविक उर्वरक हैं और शुद्ध जैविक खेती में इनका प्रयोग किया जाता है। ये सूक्ष्म जीव मिट्टी में पोषक तत्व की मात्रा को बढ़ाता है। बात करें कीटनाशक की तो देखिए, कीटनाशक में अगर कार्बनिक कीटनाशक की बात करें तो जैसे आप देख लें पेड़ पौधा जीव जंतु का अवशेष, तो उसमें नीम आ गया, पपीता आ गया, या कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्हें जानवर नहीं खाते हैं, उनका प्रयोग हम लोग कार्बनिक कीटनाशक के रूप में करते हैं। वहीं जैविक कीटनाशक की अगर बात करें तो देखिए इसमें सांप है, नेवला है, गिद्ध है, बैसिलस थ्यूरियंसियस, ट्राइकोडर्मा, सीडोमोनास इत्यादि, ये सब क्या है? तो जैविक कीटनाशी है। नेचुरल तरीके से ये लोग कीट खरपतवार इसको समाप्त करता है, कीटों को। कहता है शुद्ध जैविक खेती के इन व्यवहारों के साथ साथ जो हमारा दूसरा टाइप था जैविक खेती का, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके तहत स्थानीय स्तर पर उपलब्ध आगतों का उपयोग खेती के लिए किया जाता है। जो लोकल लेवल पर हमारे पास सोर्सेस हैं उनका यूज हम लोग करते हैं, जिसके कारण रासायनिक अवशेषों की आवश्यकता नहीं होती। बात करें ये जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, ये मुख्य रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों के अनुकूल है। और अगर तीसरा रूप जो था समेकित हरित क्रांति की बात करें तो समेकित हरित क्रांति के तहत समेकित पोषक तत्व प्रबंधन तथा समेकित कीट प्रबंधन जैसे व्यवहारों का उपयोग किया जाता है। समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के अंतर्गत रासायनिक, कार्बनिक एवं जैविक उर्वरकों का संतुलित उपयोग किया जाता है। चूँकि इसमें रासायनिक भी हो रहा है, कार्बनिक भी और जैविक भी, लेकिन संतुलित रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बात करें नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग, नीम भी है यूरिया भी है लेकिन बैलेंस में है। कहता है भारत में खाद्यान्न की सुरक्षा की आवश्यकता को देखते हुए समेकित हरित क्रांति के खेती के रूप को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें रासायनिक भी है और जैविक भी है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो रासायनिक में चीज़ों को जल्दी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और बढ़ती जनसंख्या के कारण रासायनिक उर्वरक को आप पूर्णतः नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, उसको कम करके बैलेंस वाला जैसे नीम कोटेड यूरिया इस तरह के चीज़ों का प्रयोग करके हम जो है फसल को उगा सकते हैं। बात करेंगे जैविक खेती का उद्देश्य क्या है, तो देखिए जैविक खेती को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक है। ये कैसे? मिट्टी की उर्वरता को ये बढ़ाता है, साथ ही इसके जो उत्पाद होते हैं वो अधिक पोषक युक्त होते हैं, ज़्यादा समय तक ये खराब नहीं होते हैं क्योंकि इनमें केमिकल नहीं होता, साथ ही स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, अपशिष्ट की मात्रा में कमी आती है क्योंकि बात करें रासायनिक खादों का प्रयोग कर जो उत्पाद उत्पन्न हुए हैं उनके मुकाबले जैविक खेती से जो उत्पाद है वह ज़्यादा समय तक टिकता है, उनमें खराबी कम आती है, तो इसलिए कह रहा है कि अपशिष्ट की मात्रा में कमी होती है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा में सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है। जैविक प्रोसेस सस्टेनेबल खेती को बढ़ावा देने में सहायक और किसानों की आय वृद्धि में भी यह सहायक है।
अब देखते हैं इसके लिए कुछ उठाए गए प्रमुख कदमों की अगर बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम एवं राज्य सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों को हम लोग देख लेते हैं। कहता है इसके तहत अनेक संस्थाओं की भागीदारी है, जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण, नाबार्ड, कृषि मंत्रालय, एनसीयूएफ, आईसीएआर, अपेडा। ये सब संस्थाएं हैं जो कि जैविक खेती के लिए अलग अलग विभिन्न रूप से कार्यरत है और सभी का उद्देश्य की अगर बात करें तो एक ही है कि जैविक खेती को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, जागरूकता फैलाया जाए, सुलभ बनाया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, किसानों को आय मुहैया कराया जाए। तो ये सभी संस्थाओं की भागीदारी है। इसके अलावा देखिए इन संस्थाओं के द्वारा कई प्रमुख योजनाओं को भी चलाया जा रहा है, जैसे कि एनपीओएफ जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना, पीकेवीवाई परंपरागत कृषि विकास योजना, एमआईडीएस समेकित बागवानी विकास मिशन, क्लस्टर योजना। इसके तहत देखिए क्या क्या है, एफपीओ किसान उत्पादक संघ, भीपीओ ग्रामीण उत्पादक संघ, एसएचजी स्वयं सहायता समूह, ये सारी योजनाएं चलाई जा रही है ताकि जैविक खेती को बढ़ावा मिले। इसके अलावा देखिए कई सारी सब्सिडी का भी प्रावधान है, जैसे कि 1000 हेक्टेयर एवं उससे अधिक भूमि पर जैविक कृषि में सरकार द्वारा सब्सिडी भी दिया जाता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 7-8 में बिहार सरकार के द्वारा राज्य के 38 जिलों में एक गांव को जैविक गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो यह भी लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए गांव को जैविक खेती बनाने के लिए कुछ चैलेंजेस भी हैं और वो किस तरह से बनेंगे ये भी देखना जरूरी है। सबसे पहले इसमें योजना का निर्धारण करते हैं, जैसे कि महंगे आगत का विकल्प, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधन, आगतों का कम उपयोग, जैविक खेती के बारे में जानकारी एवं कौशल का अभाव, ये समस्याएं हैं। वहीं इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, तो किसानों को प्रशिक्षण देकर, लोगों के बीच जैविक खेती के बारे में ज्ञान देकर, जागरूकता को बढ़ाकर, केचुआ खाद तथा अन्य आगतों के लिए सब्सिडी देना, मानकीकरण, प्रमाणीकरण तथा विपणन का विकास, कि जो लोग जैविक खेती कर रहे हैं या जो कुछ जैविक खाद बना रहे हैं उनको आप जो है सर्टिफाइड करें और इसका प्रोसेस काफ़ी सुलभ और एवं आसान बनाएं। तो उपर्युक्त कारणों से सरकार द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो जैविक खेती को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं काफ़ी सराहनीय हैं। बात करेंगे राज्य सरकार के उपायों की, तो कहता है कि जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार राज्य जैविक मिशन शुरू किया गया। इसके तहत 12 जिलों में जैविक कॉरिडोर के विकास का निर्णय लिया गया है। कहता है कि वर्ष 2019-20 से 21-22 तक के 3 वर्षों के लिए 156 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। प्रति एकड़ 11,500 सब्सिडी का भी प्रावधान इसमें किया गया है। वहीं वर्मी कंपोस्ट के लिए 50% तक सब्सिडी का भी प्रावधान है। राज्य में जैविक प्रमाणीकरण के लिए BSSOCA नामक संस्था सक्रिय है और ये जो प्रमाणीकरण का कार्य है यह निःशुल्क किया जा रहा है। तृतीय कृषि विकास रोडमैप के तहत जैविक खेती को प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में अपनाया गया है। प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में अपनाया गया है। नमामि गंगे योजना के तहत गंगा के किनारे स्थित गांवों में क्लस्टर स्कीम के तहत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से फल एवं सब्जियों का उत्पादन भी शामिल है। तो राज्य सरकार के द्वारा भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। सब्सिडी दी जा रही है, लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कई प्रकार के संस्थाएं जो हैं ये कार्य कर रही है। जैविक उत्पादों को प्रमाणीकरण के लिए, सर्टिफाइड करने के लिए संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं काफ़ी जो है सुलभ होती है, निःशुल्क होती है। तो ये सब कदम जो है
कहीं ना कहीं जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है। बात कर लें जैविक खेती की वर्तमान स्थिति की, तो कहता है केंद्र एवं राज्य के इन उपायों से देश में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है। सिक्किम वर्तमान में 100% जैविक राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुका है। इसी क्रम में 30,934 क्लस्टर्स विकसित किए गए हैं। 6.19 लाख हेक्टेयर तथा 15.47 लाख किसानों को इससे लाभ हुआ है। जैविक उत्पाद के लिए अलग से वेब पोर्टल को विकसित किया गया है। बिहार में 21,000 एकड़ तक जैविक खेती का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2021-22 तक। बात करें कुछ चुनौतियां भी हैं इसमें। कहता है इस प्रकार के विकास के साथ जैविक खेती की अनेक चुनौतियां भी हैं, जैसे कि जैविक खेती से संबंधित दक्षता एवं जागरूकता की कमी। लोग जो है इंस्टेंट लाभ लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए वे तैयार अभी तक पूरी तरह से नहीं हुए हैं। पर्यावरण पर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है या हो रहा है, इसको वो कहीं ना कहीं समझने में देरी कर रहे हैं। तो लोगों में कहीं ना कहीं अभाव है। इसके अलावा मानकीकरण एवं विपणन से संबंधित ढांचे का भी अभाव है। अगर आप ऐसा कुछ निर्माण करते हैं, जैविक खेती खाद बनाते हैं, तो उसमें कई सारे जो हैं आपको प्रोसेस ऐसे करने पड़ेंगे जो कि एक किसान नहीं करना चाहता है या इतना उसके पास समय नहीं है। आगे कहता है गोबर तथा ऐसे अन्य अवशेषों का अन्यत्र उपयोग, मतलब कि आप उसको जलावन के रूप में यूज कर ले रहे हैं या वो वेस्ट हो जा रहा है, उसका कोई एक्स्ट्रा यूज आप कर ले रहे हैं। साथ ही कहता है उत्पादकता के प्रभावित होने की आशंका, अर्थात कि वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके मान लेते हैं कि आप 100 केजी उपजा लेते हैं, तो अगर आप जैविक खेती का प्रयोग करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये प्रभावित होता है, क्वांटिटी कम हो जाती है इसकी। इसलिए भी किसान जो है इससे मुंह मोड़ते हैं। और वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए देश की ज़रूरत उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने से, ये प्रमुख चुनौतियां हैं। अब देखते हैं कुछ समाधान को। कह रहा है कि इन चुनौतियों को दूर करने के लिए बशोका जैसे संस्थाओं का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही किसानों का प्रशिक्षण करवाया जा रहा है। लोगों को जो है अलग अलग तरीके से सब्सिडी देकर, चौपाल लगा करके जैविक खेती के लाभों को बताया जा रहा है। उज्ज्वला योजना द्वारा खाद्यान्न ईंधन की उपलब्धता कराई जा रही है। ई कॉमर्स के रूप में ऑर्गेनिक जैविक उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनमें तेजी ला करके जो चुनौतियां हैं हमारे सामने में, उसे कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा सकता है। कहता है कि इस प्रकार इन उपायों के माध्यम से जो सस्टेनेबल खेती होती है, इसके भाग के रूप में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारा आज का प्रश्न रहेगा कि जैविक खेती से क्या समझते हैं या किस प्रकार दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है, इसे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, विवेचना करें बिहार के संदर्भ में। तो ये हमारा था जैविक खेती से संबंधित एक टॉपिक। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।